हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग जो हमारे 11th क्लास की सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और उसके अंदर जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर का चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर। आई होप आप लोगों के एग्जाम चल रहे होंगे या फिर होने वाले होंगे आप लोग के एग्जाम और आप लोग बड़े अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आपका वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर कोई डाउट है तो उस डाउट को आज हम क्लियर करेंगे। और इसके बाद वाउचर का चैप्टर खत्म होने के बाद गाइज मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हमारा चैप्टर है उसको डील कराऊंगा और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी थ्योरी के एक दो चैप्टर्स और उसको फटाफट से कंप्लीट कर देंगे क्लास 11 का फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले समझते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि रियल लाइफ में ये कैसे काम होते हैं, तभी तो आपको मजा आएगा। थ्योरी पढ़ के मजा थोड़ा ना आता उतना, जब प्रैक्टिकल कनेक्ट करूंगा तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट, चलिए मैं आपको कुछ समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी एक कंपनी है और आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। आपकी कंपनी में आप प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, किसी को आप पेमेंट कर रहे हैं, किसी कस्टमर से आपके पास पैसा आ रहा है, कुछ किसी स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हो, आप ऑफिस का रेंट दे रहे हो, आपके बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है। अब मेरे को ये बताइए कि जो भी आप लेन देन बिजनेस में कर रहे हैं, जो भी आप ट्रांजेक्शन बिजनेस में कर रहे हैं, क्या वो ट्रांजैक्शन फेक है या रियल है, ये कैसे पता लगाएंगे। वो सच है ट्रांजैक्शन या नहीं। मान लीजिए आपका एक कलीग है, कलीग तो नहीं, आपका एक स्टाफ है, मान लीजिए रामू, और रामू को आप देते हैं डेली के 100 रुपये और उसको बोलते हैं कि रामू तू ना दूध ले आया कर, चाय पत्ती ले आया कर और चाय बना के सबको पिलाया कर। रामू बोलता है सर ठीक है मैं ले आऊँगा। लेकिन ये कैसे, आज आपने रामू को 100 रुपये दिया, रामू कहता है सर 100 रुपये में से ना 90 रुपये खर्च हो गए और ये 10 रुपये लीजिए। आपने बोला ठीक है रामू कोई नहीं जा। फिर अगले दिन आपने रामू को फिर से 100 रुपये दिया। आज रामू बोलता है सर पूरे 100 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, फिर अगले दिन फिर आपने 100 रुपये रामू को दिया। रामू बोलता है सर आज ना मेरी जेब से 120 रुपये खर्च हो गए, 20 रुपये तो मैंने अपनी जेब से पे करा है। थोड़ा ना खर्चा दूध का रेट बढ़ गया है या फिर चीनी का रेट बढ़ गया है या कुछ और बहाना बना देता, हर दिन वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो आप ये कैसे एज्यूम करेंगे कि जो रामू बोल रहा है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप पूछेंगे रामू से, रामू तू मेरे को बता पहले बिल दिखा। रामू बोलेगा सर बिल तो है नहीं। फिर आप बोलोगे मैं कैसे बिलीव करूं, है ना। तो ऐसे इंसिडेंसेस होते रहते हैं कंपनीज के अंदर, फ्रॉड होते रहते हैं। ये तो एक मैंने छोटा एग्जांपल दिया, इससे बड़े बड़े लेवल के फ्रॉड होते रहते हैं। मैं ऐसे ऐसे फ्रॉड्स आपको बताऊंगा कभी अगर टाइम मिलेगा तो आप सोचोगे ऐसा भी होता है क्या। ठीक है, जो रियल लाइफ में चलता है उनमें से एक एग्जांपल ये भी है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो लोगों के कैश में चलते हैं। तो होता क्या है, बिजनेस में जो भी आप लेन देन करते हो, जैसे आपने कस्टमर को माल बेचा तो कस्टमर को आप क्या इशू करते हो, इनवॉइस की एक कॉपी देते हो। ठीक है, इनवॉइस आप इशू करते हो कि जिससे आपको ये पता चलता है कि आपने उस सामने वाले पार्टी को रियल में माल बेचा है। अगर आप उसको माल नहीं बेचोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने, मतलब आप अगर उसको इनवॉइस इशू नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उसको माल बेचा है या नहीं बेचा है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हमारे पास प्रूफ तो होना चाहिए ना। इसी तरीके से अगर आपने किसी से माल खरीदा है तो आपको इनवॉइस सामने वाले ने दिया होगा, आपके पास एक प्रूफ होगा। यस सर होगा, डेफिनेटली होगा। तो अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि आप माल को, मतलब आप माल नहीं बेच रहे हो, है ना। मतलब आपने माल नहीं बेचा है, ना आपने माल खरीदा है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में करते हैं उन सारे के सारे ट्रांजैक्शन के पीछे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं। उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल क्या होता है, जब आप कैश में माल खरीदते हो तो आपके पास होता है कैश मेमो। जब आप उधार पे माल बेचते हो तो आपके पास होता है इनवॉइस। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपके पास होता है पे इन स्लिप, या विड्रॉ करते हो, चेक डिपॉजिट करते हो, या फिर आप क्या करते हो, सामने वाले को आपने पेमेंट करा तो उससे आपको मिलता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, आपको क्या मिलता है, एक्नॉलेजमेंट, जिसको हम जनरली रिसीट भी बोलते हैं। या सामने वाले ने आपको रिटर्न कर दिया माल, या आपने रिटर्न कर दिया तो आप डेबिट नोट
क्रेडिट नोट इशू करते हो, ठीक है। इस टाइप के हमारे पास कुछ बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। आप बैंक में पैसा डालते हो, निकालते हो, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होता है जिससे प्रूफ पता चलता है कि कितना पैसा अकाउंट में आया, कितना गया। ये सारे के सारे सोर्स डॉक्यूमेंट है जिनके बेसिस पर बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन हुई है उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट को हम आज समझेंगे कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते क्या हैं और कैसे होते हैं, उन्हीं को हम देखने जा रहे हैं गाइस, ठीक है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छे से। यस सर, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे नोट्स है गाइज, अगर आपको चाहिए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो एविडेंस है किसी भी ट्रांजेक्शन्स का जो हमने परफॉर्म करा है, ठीक है। और उनमें से ये सोर्स डॉक्यूमेंट के कुछ एग्जांपल्स है जिनको मैं बोल सकता हूं। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो क्या है, प्रूफ है। और ये डॉक्यूमेंट को हम जनरली सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्यों? क्योंकि ये मेरे सपोर्ट करेंगे। अगर कहीं पे कोई लड़ाई होगी या कोई झूठ बोल रहा होगा तो मैं उसको पकड़ सकता हूँ, ये मेरे सपोर्ट में होंगे। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए, तो इनमें से एक एक हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है? जब आप कभी कैश में सेलर आपको माल बेचता है तो सेलर को आप पैसा देते हो और सेलर आपको एक चिट्ठा देता है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमो। कैश मेमो होता कैसा है मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा गाइस, इस तरह के कैश मेमो का फॉर्मेट होता है। ऊपर लिखा होता है कैश मेमो, फिर नंबर होते हैं, डेट होता है, नेम होता है, किसको माल बेचा आपने, उसका एड्रेस होता है, क्या क्या बेचा, उसकी डिटेल होती है, क्वांटिटी, प्राइस, और नीचे वो साइन करके आपको दे देता है। ये भी एक फॉर्मेट है कैश मेमो का। इसके अलावा आप देख सकते हो एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है कैश मेमो का, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर मैं सिस्टम जनरेटर बनाना चाहूँ तो मैं इस तरीके से अपने सिस्टम से भी कैश मेमो जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ ये फॉर्मेट्स होते हैं। इसके बाद कुछ नीचे आप देखोगे तो इस तरीके के भी लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कैश मेमो बनाते हैं, जो तीसरा नंबर है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्थ टाइप का कैश मेमो, इस टाइप का भी कुछ कैश मेमो होता है। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मेट्स है कैश मेमो के। आप चाहो तो इनको प्रैक्टिकली समझ सकते हो, क्योंकि जब आप दुकान पे जाते हो और आप क्या लेते हो, कैश में माल लेते हो, तो आपको सामने वाला एक पर्ची बना के देता है, उसी को आप कैश मेमो मानते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या डिटेल होती है, क्या माल खरीदा, कितना खरीदा, किस प्राइस पे खरीदा, कहाँ से खरीदा, वो सब डिटेल होती है। टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, सामने वाले के साइन होते हैं। दूसरा हमारे पास है इनवॉइस। इनवॉइस या जिसको मैं बोलूँगा बिल। बिल का मतलब क्या होता है? जब कभी उधार पे माल बेचा जाता है तो जो हमारा सप्लायर होता है वो आपको इनवॉइस देता है या बिल देता है, उसको वो 3 कॉपी बनाता है। एक कॉपी वो अपने पास रखता है, एक कॉपी वो बायर को देता है और एक कॉपी वो ट्रांसपोर्टर को देता है, अगर माल एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा तो, ठीक है। तो 3 कॉपी बनाई जाती है इसकी, ट्रिप्लीकेट कॉपी। बात समझ में आ गई? फर्स्ट कॉपी ऑलवेज कौन रखेगा? जो हमारी ओरिजिनल कॉपी होगी वो बायर को दिया जाएगा, जो डुप्लीकेट कॉपी होगी वो सप्लायर अपने पास है, और ट्रिप्लीकेट कॉपी किसको दी जाएगी? सामने वाले ट्रांसपोर्टर को। तो इनवॉइस का फॉर्मेट जो होता है प्रैक्टिकली गाइस मैं आपको दिखाता हूं कैसा होता है। तो इनवॉइस कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखा है। ये आपका जीएसटी इनवॉइस है, ऊपर लिखा हुआ है ना टैक्स इनवॉइस, तो टैक्स के साथ। अगर आप टैक्स नहीं लगाते तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इनवॉइस की बात कर रहा हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका इनवॉइस है। इसके अंदर आपके पास ऊपर टैक्स इनवॉइस लिखा होगा, फिर बार कोड बना होता है, ये जनरेट होता है बार कोड। अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे सप्लायर के मतलब का डिटेल होता है, जिसने आपको माल बेचा है उसका डिटेल होता है, बायर का डिटेल होता है, किस ट्रांसपोर्ट से माल जा रहा है उसकी डिटेल होती है, कितना माल जा रहा है, कब जा रहा है, उसका जीएसटी नंबर, उसका पैन नंबर, कितनी क्वांटिटी है, गुड्स का एचएसएन कोड, ये सब इंफॉर्मेशन होती है जो जाती है। इनमें से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आएंगी बच्चों, क्यों? क्योंकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। जस्ट फॉर योर नॉलेज आप इसको देख सकते हैं। तो ये इस टाइप की आपके पास इनवॉइस होती है। और इसके बाद एक दूसरी इनवॉइस होती है, जैसे नॉर्मल इनवॉइस होती है। तो जैसा आप देख रहे हो बिल ऑफ सप्लाई, अगर आप जीएसटी पे माल नहीं बेचते हो तो आप बिल ऑफ सप्लाई टाइप की इनवॉइस बनाते हो, बनेगा इनवॉइस की तरह बट ऊपर टैक्स की जगह आ जाएगा बिल ऑफ सप्लाई, सेम फॉर्मेट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं गाइस। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है रिसीट। रिसीट का क्या मतलब होता है?
रिसीट का मतलब होता है जस्ट लाइक एन एक्नॉलेजमेंट। जब आप सामने वाले को पैसा पे करते हो, मतलब सामने वाले ने आपको पैसा दिया तो आप बदले में उसको एक रिसीट देते हो, एक्नॉलेजमेंट देते हो। इसका ये मतलब होता है कि उसने आपको पैसे दे दिए, ये एक प्रूफ हो गया देने वाले के लिए कि उसने आपको पैसे पे कर दिए। दिस इज द एक्नॉलेजमेंट। और ये आपकी 2 कॉपी में बनाई जाती है, एक आप अपने पास रखते हो एक पार्ट, और एक पार्ट सामने वाले को दे देते हो। तो एक्नॉलेजमेंट कुछ इस तरीके से होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है गाइज, यहाँ पे होता है डेट, नाम, रिसीव्ड मेरे को किससे मिला, आगे लिख दिया, कितना पैसा मिला, चेक से मिला, कैश से मिला, डेट लिख दिया, कब मिला, कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट मिला, ये सब चीजें, और नीचे साइन हो जाती है ऑथराइज पर्सन के। इस तरीके से आपका रिसीट होता है। ठीक है गाइज, यस सर। और मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूं कि हम रिसीट किस टाइप से बनाते हैं। तो ये आपके पास वेंटेज केयर का दे रखा है कुछ इनवॉइस, रिसीट, वो आप देख सकते हो। ठीक है, समझ सकते हो समझने के लिए, यस सर। इसके बाद अब हम बात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। रिसीट के बाद पे इन स्लिप। अब पे इन स्लिप तो आप लोग बचपन से जानते ही हो, आप लोगों ने देखा भी होगा प्रैक्टिकली। पे इन स्लिप का क्या मतलब होता है, जब कभी आप, ठीक है, जब कभी आप क्या करते हो, बैंक में पैसे जमा करने जाते हो, तो आप जब पैसे बैंक में जमा करने जाते हो तो बैंक आपको क्या देता है, एक स्लिप देता है। ठीक है, बैंक आपको क्या देता है, एक स्लिप देता है। उस स्लिप को आप फिल करते हो और उस फिलिंग के बाद ही बैंक आपके पैसे को जमा करता है, चाहे कैश बोलो या चेक बोलो, दोनों को जमा करता है। तो पे इन स्लिप क्या है, इट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग द कैश और चेक इनटू द बैंक। अब पे इन स्लिप इज अवेलेबल फ्रॉम बैंक एंड इट हैज अ काउंटर फॉइल। इसमें 2 फॉइल होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। एक छोटा पार्ट होता है, एक बड़ा पार्ट होता है। छोटा पार्ट बैंक आपको दे देता है, बड़ा वाला पार्ट अपने पास रख लेता है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, जो हमारे SBI का फॉर्म है, और उसको हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में और बैंक जमा कर लेता है। उसमें बड़े वाले पार्ट में बैंक क्या करता है, स्टैंप लगाता है, साइन करता है कैशियर और आपको दे देता है। तो उसके अंदर डिटेल किया जाती है कि अगर आप कैश जमा कर रहे हो तो कौन कौन से के नोट है, 100 के, 500 के, 50 के, 10 के, 5 के, जो भी है, कितने डेनोमिनेशन में कितना अमाउंट है वो लिखना होता है। आपका अकाउंट नंबर, आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, डेट, ये सब लिखना होता है। सेम इंफॉर्मेशन छोटे वाले पेज पे भी भरना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कहलाता है पे इन स्लिप। ठीक है गाइस, इसके बाद बात करते हैं हम लोग चेक की। हम किसकी बात करते हैं, चेक्स की। चेक तो आपको पता ही है, चेक क्या होता है। चेक इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक विद विच द अकाउंट ऑफ पार्टी नेम्ड इन द चेक एंड द इफेक्ट ऑफ। तो यहां पे हम बात करते हैं चेक की। ठीक है, तो चेक क्या होता है, चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूफ करता है, जो ये बताता है बैंक को कि वो बैंक सामने वाली पार्टी को पैसे पे करे जिसका नाम उस चेक पे लिखा हुआ है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारे पास SBI का चेक है जिसमें लिखा हुआ है पे टैक लेन। ठीक है, और लिखा है अमाउंट, और आगे लिखा है और बियरर, ऊपर डेट लिखी है 1 जनवरी 2020, और इसके बाद नीचे साइन लिखा हुआ हीरो सिग्नेचर दीपक दास। ये जो चेक है बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर नाम देखोगे आप यहाँ पे, तो ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल का चेक है। किसका चेक है, इंडिविजुअल। किसका नाम लिखा है, दीपक दास, तो इसका नाम लिखा हुआ है। इंडिविजुअल का मतलब है मैं, आपके पापा, आपकी मम्मी, कोई इंसान का चेक। ठीक है, तो चेक के नीचे कुछ नंबर्स होते हैं 3 तरह के। इन 3 नंबर्स को क्या बोलते हैं, बेसिकली पहला नंबर होता है चेक नंबर, जो आपको स्क्रीन पर देख रहा है 95 से जो है। दूसरा है MICR कोड, और इसके बाद होता है चौथा RBI अकाउंट नंबर, और 5वां होता है ट्रांजैक्शन कोड। ठीक है, तो ये 4 तरह के अकाउंट है, आपको ध्यान में रखना है। चेक नंबर, MICR कोड, RBI अकाउंट और ट्रांजैक्शन कोड, ये आपकी डिटेल होती है चेक की। ठीक है, यस सर। इसके बाद आपके पास हो सकता है आपका बिजनेस हो, तो आपका जो चेक है ना वो करंट अकाउंट चेक होगा। क्या होगा, करंट अकाउंट चेक। तो करंट अकाउंट चेक कैसे आइडेंटिफाई करोगे, चेक पे जो नीचे देखो ऑथराइज किसका नाम लिखा है, फॉर ग्लैमर स्टील प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम लिखा है। तो इसका मतलब ये चेक किसका है, कंपनीज का। तो ये करंट अकाउंट चेक है। यहाँ पे तो हम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ठीक है, कितना
35 करोड़ रुपीस। कितना पे कर रहा है? 35 करोड़ रुपीस। लेकिन कौन पे कर रहा है? ये कंपनी ग्लैमर स्टील प्राइवेट लिमिटेड पे कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है? एक कॉर्पोरेट चेक है, मतलब ये एक क्या है? करंट अकाउंट चेक है। तो इस टाइप का चेक होता है। और बैंकों का भी बैंक होता है, बैंकों का क्या होता है? चेक होता है जिसको बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। जैसा आप लोग को कभी बोला जाता है कि पैसा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जमा करो, तो डिमांड ड्राफ्ट कुछ ऐसा होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये होता है बैंकों का चेक। मतलब मान लो आपको एसबीआई से पीएनबी में पैसा जमा करना है, तो आप एसबीआई में अपना पैसा जमा करते हो, एसबीआई आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बना के देगा, मतलब चेक, कि आपने एसबीआई को पैसा जमा कर दिया, और वो डिमांड ड्राफ्ट आप पीएनबी में जमा कर दोगे, तो पीएनबी क्या करेगा? एसबीआई से पैसे ले लेगा आपको, क्योंकि डर लगता है 35 करोड़ आप कैसे लेके जाओगे, तो आपने डिमांड ड्राफ्ट बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर यूज होता है। तो डीडी नंबर जो पहला वाला नंबर होता है वो डीडी नंबर होता है, सेम चेक की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चेक होता है। अगला जो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है वो है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। लास्ट क्या है हमारे पास? डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। यस सर। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट समझो। मान लो यहाँ पे सेल टू ए, हमने ए को माल बेचा, तो जब हम ए को माल बेचते तो हम एंट्री क्या करते हैं? ए टू सेल्स। यस सर। लेकिन जब ये रिटर्न कर देगा, सेल रिटर्न, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? मेरी एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न टू ए। मैं अपनी बुक्स में ए को क्या करूँगा? क्रेडिट। तो मैं क्रेडिट करूँगा अपनी बुक्स में, तो इसलिए मैं क्या इशू करूँगा? मैं इशू करूँगा क्रेडिट नोट। क्या इशू करूँगा? क्रेडिट नोट। तो सेल के टाइम पे अगर सामने वाला पार्टी मेरे को रिटर्न कर देगा गुड्स, तो मैं इशू करूँगा क्रेडिट नोट। क्यों क्रेडिट नोट इशू करता हूँ? क्योंकि मेरे को पार्टी को क्रेडिट करना है, इसलिए क्रेडिट नोट इशू करता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँगा परचेज की, क्योंकि ए को मैंने माल बेचा है, तो परचेज करा है इसने फ्रॉम बी। मान लो हम है बी और ये है ए, तो अब ए अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? ये एंट्री करेगा परचेज टू बी, किसको? बी को पैसे देने हैं। लेकिन क्योंकि जब इसने रिटर्न कर दिया परचेज रिटर्न, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री हो जाएगी बीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, है ना। ये बी को क्या कर रहा है? डेबिट, तो ये इशू करेगा डेबिट नोट। तो बायर क्या इशू करता है? जो परचेजर है वो इशू करता है डेबिट नोट। क्यों डेबिट नोट इशू करता है? क्योंकि इसको इस पार्टी को डेबिट करके खत्म करना है, तो इसलिए ये इशू करेगा डेबिट नोट। और ये क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। तो ए देगा बी को क्रेडिट नोट और बी देगा ए को डेबिट नोट। जब ये इसको डेबिट नोट देगा तो ये वाली एंट्री पास करेगा ये, और जब ये उसको क्रेडिट नोट देगा तो ये वाली एंट्री पास करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो सेल्स के टाइम पे बनता है क्रेडिट नोट और परचेज के टाइम पे बनता है डेबिट नोट। ये क्यों इशू किए जाते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इनका फॉर्मेट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसा सेल्स का फॉर्मेट होता है जस्ट लाइक वैसा ही होता है, बस ऊपर लिखा जाता है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, एवरीथिंग इज सेम। और इसमें रीजन लिखा जाता है कि क्यों डेबिट नोट क्रेडिट नोट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपके सोर्स डॉक्यूमेंट हो गए कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूं इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे आपका बनता है वाउचर्स। होता क्या है, जब ये सोर्स डॉक्यूमेंट की हमने बात करी, अब इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर होता क्या है, इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपका बनता है वाउचर्स। कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे। आप खुद सोचो, कंपनी डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शंस करती है, लेन देन करती है। बहुत सारे, रिलायंस जैसी कंपनी जिसमें लाखों वेंडर्स होंगे, लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं, कितने तरह के ट्रांजैक्शन होते होंगे, हर तरह के ट्रांजैक्शन होते होंगे, कितने तरह के इनके पास डॉक्यूमेंट्स बनते होंगे, सारा का सारा सोर्स डॉक्यूमेंट है। क्योंकि बिजनेस में जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उनके पीछे एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा, आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपने बोला अपने एम्प्लॉयर को कि सर आज मैंने ना 5,000 रुपए का खर्चा करा है, ठीक है, मैंने 5,000 रुपए के ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा करा। तो आपका एम्प्लॉयर ऐसे नहीं मान लेगा कि आपने 5,000 रुपए खर्च करे, वो आपको बोलेगा कि लाओ मेरे को डॉक्यूमेंट दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। तो इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना प्रूफ के आपको कोई भी कंपनी के अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करने दिया जाएगा। सच में वो ट्रांजेक्शन हुई है नहीं हुई है, कहीं आप फेक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, उससे कंपनी का घाटा होगा। कंपनी पे इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी, जीएसटी की रेड पड़ेगी, तो कंपनी कहाँ जाएगी। एक्चुअल में सेल हुई है 5 करोड़ की, आप दिखा रहे हो 3 करोड़, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स ना हो, गलत चीजें ना हो, इसलिए सोर्स डॉक्यूमेंट
होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी और ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कंप्लीट। और अगला अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है ना, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कैसे मेरा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है, मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड होते हैं, क्या होता है, वो हम डील करते हैं। तो इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनाया जाता है अकाउंटिंग वाउचर्स। क्या बनाया जाता है? अकाउंटिंग वाउचर्स। अब ये अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स के बिहाफ पे हमें पास करना होता है जर्नल एंट्री। या अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर होता है क्या, जर्नल पास की जाती है कि कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, कितना अमाउंट से किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, उसका सब चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखा होता है। और उसके बाद फिर अकाउंटेंट इसके बिहाफ पर पास करता है जर्नल एंट्री। ठीक है, यहाँ पर ये जो वाउचर्स बनते हैं अकाउंटिंग वाउचर, इसमें आपके कंपनी के जिसको ऑथोरिटी दी गई है वाउचर बनाने के, उसके साइन होंगे, आपका मैनेजर का साइन होगा। ठीक है, आपके कंपनी के सीएफओ का साइन हो सकता है अगर ट्रांजेक्शन बहुत बड़ा है, और भी बड़ा है तो सीईओ भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो डिपेंड करेगा। तो अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है? आप लेके आए कि आपने 1 लाख का सेल करा, आपके पास सेल्स इनवॉइस है, उसके ऊपर बनाया जाएगा अकाउंटिंग वाउचर, जिसमें बताया जाएगा कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उसका नरेशन लिखा जाएगा, अमाउंट लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जाएगा अकाउंटेंट के पास और अकाउंटेंट उससे पास करेगा जर्नल एंट्री। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस कि जिसके थ्रू क्या होता है, आपकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है। तो इसलिए ये इतना जरूरी है आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। बिना सोर्स डॉक्यूमेंट के अकाउंटिंग वाउचर नहीं बनेगा और एंट्री पास नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो अकाउंटिंग वाउचर जनरली हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैश वाउचर और एक होता है हमारे पास नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर को हम बोलते हैं ट्रांसफर वाउचर। क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफर वाउचर। और कैश वाउचर, ठीक है, अगर आपके पास पैसा कैश में आ रहा है या जा रहा है तो उसके लिए बनाएंगे कैश वाउचर। जैसे कैश में सेल करा, कैश में परचेज करा, कैश में मैंने कोई खर्चा करा, उसके लिए बनेगा कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर, आपने उधार पे माल बेचा, आपने उधार पे माल खरीदा, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करा, आपने फर्नीचर उधार पे खरीदा, उसके लिए बनेगा नॉन कैश वाउचर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2 तरह के वाउचर्स होते हैं। आपके सिलेबस के अंदर बच्चों जो दे रखा है वो दे रखा है वाउचर्स को 2 कैटेगरी में। एक कैटेगरी दे रखी है सोर्स वाउचर, जिनको इन्होंने बोला है सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स वाउचर या सपोर्टिंग वाउचर, और दूसरा आपके पास है, इसको बोला गया अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसके फीचर्स देख लेते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा हुआ है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, आपको पता है। ये एक प्रूफ है कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है। ये कंप्लीट डिटेल बताता है किसी भी ट्रांजैक्शन की। जैसे इनवॉइस के अंदर डिटेल होते हैं, कौन सा माल खरीदा, कब खरीदा, किससे खरीदा, कितने में खरीदा, क्या क्या खरीदा, सारी डिटेल होती है। और इस पर साइन भी होता है जो ऑथराइज पर्सन होता है उसके। तो ये इसके फीचर्स होते हैं। इसी तरीके से हमने अकाउंटिंग वाउचर की बात करी। अकाउंटिंग वाउचर भी एक तरह का रिटन डॉक्यूमेंट होता है, और ये भी प्रूफ होता है कि एक्चुअल में जो वाउचर बना है वो सोर्स के बेसिस पे बना है, और सोर्स डॉक्यूमेंट एक्चुअल में परफॉर्म हुआ है तभी बना है ये। और इस पे भी साइन होते हैं ऑथराइज पर्सन के। और इसमें आपको या तो कैश में पैसा आ रहा होगा तो कैश वाउचर, कैश से जा रहा होगा, या कैश में नहीं आ रहा होगा तो नॉन कैश वाउचर, और कैश में आ रहा होगा जा रहा होगा तो कैश वाउचर। ठीक है, तो इस तरीके से होते हैं। तो ये भी आपके पास प्रूफ है। और आपके पास 2 तरह के कैश वाउचर मैंने बताया, कैश और नॉन कैश, ये टाइप्स ऑफ वाउचर हैं। ठीक है, और कैश वाउचर भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं, वो हम बात करेंगे क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर की। तो आपके पास कैश वाउचर क्या होता है, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास डेबिट वाउचर और एक होता है क्रेडिट वाउचर। अब मानो आपके पास कैश आ रहा है, तो कैश आएगा तो आप कैश को क्या करोगे, डेबिट करोगे। जैसे मान लो कैश टू सेल हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपके पास कैश आ रहा है तो आप यहां पे बनाओगे क्रेडिट वाउचर। अगर इन होगा मेरा कैश तो बनेगा क्रेडिट वाउचर, क्योंकि मेरे को एज्यूम होगा कि क्रेडिट वाउचर के केस में कैश ऑलवेज डेबिट होगा, और जिस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा उसको मैं बनाऊंगा क्रेडिट में। ठीक है, और जहां पे मेरा कैश आउट होगा, मान लो मेरे पास क्या है, रेंट टू कैश। कैश में तो अगर अब मैं पेमेंट करता हूं तो मैं एंट्री क्या करूंगा, रेंट टू कैश। तो जब मैं रेंट टू कैश करूंगा तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो जब भी मेरा कैश क्रेडिट होगा तो मेरे लिए क्या बनेगा, डेबिट वाउचर। ठीक है, कैश जाएगा तो डेबिट वाउचर, कैश आएगा तो क्रेडिट वाउचर। और जहां पे दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, मतलब अगर मैं उधार पे माल बेचूंगा तो मेरी एंट्री क्या होगी, पार्टी टू सेल। तो एक अकाउंट डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा, तो उसके लिए मेरा बनेगा डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एक ही साथ वाउचर के अंदर, और वो होगा मेरा नॉन कैश वाउचर। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे इसके न्यूमेरिकल पॉइंट को।
ठीक है, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।